नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ये तय करते हैं कि किस हाई कोर्ट में कौन से वकील को जज नियुक्त करना है। वो रिकमेंडेशन करते हैं सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट की इसी कोलेजियम व्यवस्था के तहत यह तय होता है कि कौन से जज किस हाई कोर्ट से किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होंगे, कौन किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और कौन से जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा हाई कोर्ट से, या किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और काम हैं, जैसे कि कौन सा बेंच किस मुकदमे का फैसला करेगी और किस बेंच के तहत कौन से केस निर्धारित किए जाएं। ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास है, जिस पर कई सवाल उठ चुके हैं। और ये सवाल सरकार के तरफ से भी उठाया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में जो कितने काम होते हैं उसमें 5-5 जज अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये जुडिशियरी का वर्क नहीं है। मतलब ये प्रशासनिक काम है, इसमें 5-5 जज उलझे रहते हैं, जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक काम प्रभावित होता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगह पर लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। ये तकरीबन 79,000 मुकदमे जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, और हाई कोर्ट की बात ही छोड़ दें, वहां तो 3 लाख से अधिक मुकदमे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए निचली अदालत से ऊपर तक तो 10 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। तो सारे जजों को न्यायिक काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम किसी और को करने देना चाहिए। लेकिन एक सवाल और उठा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम व्यवस्था के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सरकार को रिकमेंड करे और सरकार तुरंत ही उसके रिकमेंडेशन को मान ले। इसी पर सुनवाई भी चल रही है कि इनका कहना है कि हमने 21 जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए रिकमेंडेशन दिया है। कुछ जजों के लिए तो हमने 4-4, 5-5 बार रिकमेंड किया कि इस वकील को जज बना दीजिए, लेकिन अब तक ऐसा सरकार नहीं कर सकी। वो लटका के रखी हुई है और सिलेक्टिव तरीके से उनके रिकमेंडेशन को स्वीकार करती है, स्वीकृति देती है। लेकिन इस बीच सरकार की बात नहीं है। सरकार की तरफ से कानून मंत्री भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, और पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो यहां तक कह दिया था कोलेजियम व्यवस्था डेंजरस है जुडिशियरी के लिए। और अब ये सवाल जो उठा रहे हैं ये हाई कोर्ट के कुछ जज उठा रहे हैं। हाई कोर्ट के 4 जज जो कुछ रिटायर हो चुके हैं और एक अभी ट्रांसफर होके गए हैं, इन लोगों ने कोलेजियम व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ जज कैसे तय कर लेते हैं कि तत्काल इस जज को इस हाई कोर्ट से हटा दिया जाए। यह लगातार होता रहा है और अलग अलग समय में होता रहा है। उन लोगों ने अपनी बात बताई और बताया कि कैसे उनको जबरदस्ती पनिश किया गया। कुछ ने कहा कि हमने सच बोला, इसकी सजा दिल्ली बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिया जो कोलेजियम का हिस्सा हैं। उसमें सीजेआई प्रमुख होते हैं और उनके साथ 4 और जज होते हैं। यह सवाल उठता रहा और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ गई है कि कोलेजियम व्यवस्था पर इन जजों ने जो सवाल उठाए हैं उसके बाद सरकार क्या करने वाली है। क्योंकि सरकार तो पहले ही कह रही है कि कोलेजियम को खत्म कीजिए, एनजेएसी लाइए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। यह बिल भी लाया गया था पार्लियामेंट में, इसे पास भी कराया गया, लेकिन पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। और अब तो विपक्षी पार्टियों में भी इसको लेकर बात चल रही है। कई पार्टियों ने समर्थन भी सरकार का किया कि एनजेएसी होना चाहिए, ताकि जज जो ऊपरी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो सबकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी हो, एक कंपटीशन हो, ताकि इन लोगों को सिलेक्टिव तरीके से कुछ जज ये ना सोच लें ये वकील बहुत बेहतर हैं तो इनको जज बना दिया जाना चाहिए। और जो खानदानी परंपरा रही है, वकील के खानदान से या जज के खानदान से लोगों को उठाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है,
उस मामले पर भी रोक लगे। लेकिन इस बीच जो हुआ यह आश्चर्यजनक है, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक को हिला दिया है, क्योंकि ये जो कॉलेजियम पर सवाल उठाए हैं ये कोई सरकार नहीं, ये कोई मंत्री नहीं है, बल्कि वो भी जज हैं। और ये दो जज तो ऐसे रहे हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जबकि दो ऐसे जज हैं जो कि हाई कोर्ट के जज रहे और उनका ट्रांसफर किया गया। इसमें से सबसे पहले सवाल उठाया इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे प्रीतिंकर दिवाकर ने। प्रीतिंकर दिवाकर रिटायर हो चुके हैं और उनकी फेयरवेल की पार्टी थी। उस फेयरवेल की पार्टी में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कॉलेजियम व्यवस्था काम करती है ये सही नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजों को कभी कभी ह्यूमिलिएट किया जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो पनिश करने की कोशिश की गई वो उनका फैसला उल्टा हो गया और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आए, यहां पर जज बनते हुए फिर वहां के चीफ जस्टिस बने, ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ के जज हुआ करते थे तो उस समय कॉलेजियम ने अचानक से एक फैसला लिया था कि इनको छत्तीसगढ़ से हटाकर इलाहाबाद भेजा जाए। उस समय सीजेआई हुआ करते थे दीपक मिश्रा, और उन्होंने तत्काल बिना मुझसे बात किए हुए, न जानकारी दी न कुछ बात हुई, कॉलेजियम से अचानक से फैसला हुआ कि आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट छोड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। ये सन्न करने वाली घटना थी, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था जो है जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करती है वो शक के दायरे में है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हमारे किसी फैसले से परेशानी हुई या फिर उनका तरीका कुछ अलग हुआ तो भी पनिशमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सवाल वो उठा रहे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया था, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए सुनवाई चल रही है 3 जजों की बेंच में कि क्या कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को तत्काल सरकार स्वीकार न करे। अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो क्या सरकार के खिलाफ न्यायपालिका के अवमानना का केस दर्ज हो सकता है। ये बेंगलुरु बार एसोसिएशन के, एडवोकेट एसोसिएशन के कुछ लोगों ने दायर की है याचिका, कुछ एनजीओ वाले ने दायर की है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि हमारी बात सरकार तत्काल क्यों नहीं मान लेती है। ये हमने 31 जजों के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन किया, अभी तक 4-5 का हुआ, कुछ लोग अटके हुए हैं, उनकी सीनियरिटी प्रभावित हो रही है। एक खेल सीनियरिटी का भी है। अगर किसी हाई कोर्ट के जज हैं और वो उस हाई कोर्ट में सीनियर पोजीशन पर हैं, जिन्हें बाद में उनकी सीनियरिटी के आधार पर उसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि उन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम के जज तैयार नहीं हैं। तो करेंगे क्या, उन्हें उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे जहां पर उनसे पहले से सीनियर जज बैठे हुए हैं। यानी कि वो जिस हाई कोर्ट में थे वहां उनका नंबर था चीफ जस्टिस बनने का, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर हुआ जिस हाई कोर्ट में गए उस हाई कोर्ट में स्थिति उनकी जूनियर जज की हो गई, क्योंकि उनसे भी सीनियर जज हैं और इसलिए अब वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के नहीं बन सकते। ये व्यवस्थाएं हैं। इसलिए दूसरा सवाल उठा, केजे ठक्कर ने उठाया। वो भी गुजरात हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और उनका भी अचानक से ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। वो बोलते हैं कि हमें सच बोलने की सजा दी गई, हम बिना रोक टोक सच बोलते थे। दिल्ली में बैठे एक कॉलेजियम के जजों को वो पछता नहीं है, क्योंकि हमने बार बार जो अपने फैसलों में जिक्र किया वो जिक्र करने के पीछे ये नहीं था कि हम सिर्फ ग्रीक के उन फिलोसफर की बात करें, अरिस्टो की बात करें, प्लेटो की बात करें। हम हमेशा बात करते थे इंडियन फिलोसफर की, कौटिल्य की बात करते थे, क्योंकि उनका जो अर्थशास्त्र है वो जीवन के हर पहलू में काम आता है। हम देसी थिंकर जो हिंदुस्तान के थिंकर रहे हैं, थिंक टैंक रहे हैं, हम उनका जिक्र करते थे। हम श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र करते थे। हम किसी ब्रिटिश राइटर का जिक्र नहीं कर पाते, इसलिए इन लोगों को लगा और इन्होंने हमें गुजरात से 2016 में हटाकर इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमें ट्रांसफर कर दिया गया। इसे सच बोलने की सजा के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय इनको लग रहा था
कि इनको इलाहाबाद में जरूरत है। गुजरात में ये जो सच बोलते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। गुजरात का माहौल थोड़ा सा इनकी नजरों में सांप्रदायिक था। मुसलमानों को दिल जीतने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट के लोगों को लग रही थी, इसलिए इनके साथ भी ऐसा ही किया गया। और इसके बाद एक और जज हैं संजीव बनर्जी, उन्होंने भी, जस्टिस संजीव बनर्जी ने भी सवाल उठाए कोलेजियम व्यवस्था के ऊपर कि किस तरीके से वो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे और जज से उनका जो सीधे सीजे बना दिया गया। और जब वो चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के बने तो 10 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया और वो ट्रांसफर कर भेज दिए गए मेघालय हाई कोर्ट में। वहां पर वो गए तो, लेकिन उनके समर्थन में 50 से ज्यादा वकीलों ने, जो वहां का बार एसोसिएशन था, उसने प्रदर्शन किया कोलेजियम व्यवस्था के ऊपर कि किस तरीके से इनको जो ट्रांसफर 10 महीने के अंदर किया गया है, कई मामले अभी पेंडिंग पड़े हैं। अभी ये चीफ जस्टिस बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के, कुछ मामले इनको निपटाने हैं, कुछ दूसरे बेंच को सौंपने हैं, और अचानक से आप 10 महीने के भीतर, एनवी रमन्ना उस समय सीजेआई थे, उन्होंने इनको मेघालय भेज दिया और ये ट्रांसफर जो हुई है उस पर सवाल खड़े होते रहे। यही नहीं, एक और जज जो जिनका अभी ट्रांसफर हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में, वो जज हैं जस्टिस विवेक चौधरी। उन्होंने अपने फेयरवेल में, जब कलकत्ता हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर हुआ और पटना हाई कोर्ट ज्वाइन करने वाले थे, वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये जो ट्रांसफर करने की रीति रिवाज बन चुकी है और जिस तरीके की व्यवस्था ये कोलेजियम के तहत चल रहा है कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को सेटल होने से पहले दूसरे जगह भेज दो, वो जब वहां पर सही फैसले ले रहे हैं, वो वहां पर एडॉप्ट कर लिए गए हैं, उनके पास कई मामले पड़े हैं, अगर उनका ट्रांसफर होगा तो वो मामले कोई और जज देखेंगे, अगर उनके पास है तो वही देखते रहेंगे। इसलिए ट्रांसफर जो हो रहा है ये इमरजेंसी से भी बड़ी सिचुएशन है। जिस तरीके से इमरजेंसी के समय में एक बार 16-16 जजों का ट्रांसफर किया गया था, अभी अचानक से 24-24 जजों का ट्रांसफर किया जा रहा है। 48 साल बाद ये इमरजेंसी की बात जो की गई है, ये सरकार को लेकर नहीं है, क्योंकि आज सरकार है जो उस कोलेजियम व्यवस्था के तहत जो ट्रांसफर चल रहा है उसके खिलाफ बोल रही है। सरकार है जो इस ट्रांसफर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोलेजियम में बैठे जज उसके खिलाफ सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फिर से फरमान निकालने वाले हैं कि आप हमारे रिकमेंडेशन को जल्द से जल्द मंजूरी दें। यह व्यवस्था कोलेजियम की चल रही है। और जब चार बड़े जज जो सीजे रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं किसी हाईकोर्ट के, उन लोगों ने जब कोलेजियम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, तो अब सोचने वाली बात यही है कि जल्द से जल्द कोलेजियम खत्म किया जाना चाहिए। सरकार तो एनजेएसी लाने के लिए तैयार है, राज्यसभा में फिर से पेश भी किया जा चुका है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कैसी नजर रहती है। लेकिन अगर जजों के नियुक्ति में, ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर जजों को कॉम्पिटिटिव बनाना है, अगर ये तय करना है कि हर वर्ग से, हर तरीके से लोग जो वकील हैं वो जज बनना चाहते हैं, तो वो कंपटीशन फेस करके आए, सिर्फ खानदानी जजों को, खानदानी वकीलों को यहां पर जगह न मिले, तो इसके लिए जरूरी है एनजेएसी लाना। और सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वो दादागिरी नहीं कर रहे हैं, उनके जज ये नहीं सोच रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने से उनके न्यायिक काम जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और सरकार अगर एक बिल ला रही है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से इनको छुट्टी मिलेगी और साथ ही ये ट्रांसपेरेंट तरीके से, कॉम्पिटिटिव तरीके से जजों की नियुक्ति होगी, तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी सिर्फ इस बात के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठे जो नाम दे दिया गया है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होते, ये भारत के प्रधान न्यायाधीश होते हैं, पूरे भारत के। अब भारत के प्रधान न्यायाधीश को पूरे भारत के जुडिशियरी पर जब तक कब्जा नहीं रहेगा, वर्चस्व नहीं रहेगा, तब तक इनके मन में चैन नहीं आ सकती है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार बार
एनजेएसी का विरोध करते रहते हैं। वहां के जज ये चाहते नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच और ज्यादा बने। हर रीजन में, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पर एक एक बेंच बनाया जाना चाहिए। इनको स्वतः संज्ञान इस पर लेना नहीं होता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था स्मूथ हो, कैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए मामले जल्द से जल्द निपटाया जाए, कैसे जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़े और उसके बेंच बनाया जाए। चाहे ये बेंच एक साउथ में हो, एक नॉर्थ ईस्ट में हो, एक वेस्ट में हो, एक ईस्ट में हो, हर जगह पर एक बेंच होना चाहिए। इस बात के लिए लोग नहीं करते, बस इस बात के लिए अड़े रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको सरकार वैसे ही मान ले जैसे सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके वर्चस्व को चुनौती मिल जाएगी। और यही समस्या आज न्यायपालिका के लिए बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।